Hello dear students, I am your mentor सुजीत कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन फाउंडेशन एकेडमी। देखिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के सैंपल क्वेश्चन पेपर को जिसको सीबीएसई ने 2024-25 सेशन के लिए रिलीज किया है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है इसमें पी क्यू आर का क्या वैल्यू होगा और इसको सिंपली बैलेंस करना है इस वाले केमिकल रिएक्शन को। देखिए इसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आपको बैलेंस करना है तो करना क्या होगा, आपको सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना होगा, मेटल के बाद फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना होगा, नॉन मेटल के बाद फिर ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करना होगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए तो फिर उसके बाद हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करना पड़ता है। तो इस सीक्वेंस में आपको डिफरेंट एलिमेंट्स को बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए इसमें रिएक्टेंट में है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो लेड है इसमें जो कि एक मेटल है, तो पहले इसके एटम को बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो लेड का एटम बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 यूज करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन नंबर ए, अगर यहाँ पे 2 लिखें तो ये बन जाएगा 2PbNO3 का होल ट्वाइस, बल्कि इसको हिट करेंगे बन जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में है 2, रखेंगे 2 PbO, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4NO2 प्लस O2। अब एक बार चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। सबसे पहले मेटल को, ठीक है, तो मेटल बैलेंस है इसमें, मेटल है इसमें, Pb का 2 एटम है, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में भी 2 होना चाहिए, प्रोडक्ट में भी 2 है, बैलेंस्ड है Pb, लेड का एटम बैलेंस है। ठीक है, लेड का बैलेंस हो गया। उसके बाद नॉन मेटल को चेक करेंगे, नाइट्रोजन, इसमें एक नॉन मेटल दिख रहा है। नाइट्रोजन में कितना एटम है रिएक्टेंट में, 2 2 जा 4, 4 एटम है नाइट्रोजन का। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट में चेक करना है नाइट्रोजन का कितना एटम है, प्रोडक्ट में कितना एटम है 4। ठीक है, यहाँ सिंपली 4, यानी कि नाइट्रोजन का भी एटम क्या है, बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद फिर यानी कि नॉन मेटल को चेक करने के बाद फिर ऑक्सीजन के एटम को चेक करना होगा और लास्ट में हाइड्रोजन को। तो इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं तो इसको छोड़ देंगे, ऑक्सीजन के एटम को चेक करेंगे। ऑक्सीजन का कितना एटम है, ऑक्सीजन का है यहाँ 6, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी 12 एटम है ऑक्सीजन का। ठीक है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का 12 एटम है तो प्रोडक्ट में भी 12 होना चाहिए। इसको चेक कीजिए, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 4 2 हो जाएगा कितना, 4 2 हो जाएगा 8 और यहाँ 2, यानी 8 2 10 प्लस 2 12, यानी कि 12 12 इस तरफ भी है और 12 इस तरफ भी है, मतलब रिएक्टेंट में भी 12 एटम है ऑक्सीजन का और प्रोडक्ट में भी 12 एटम है ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है। इसकी वजह से ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। वैसे इसको मैंने बहुत ही डिटेल से अपने पिछले वाले सेशंस में, अपने पिछले वाले वीडियोस में इसको डिस्कस किया है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आपको इसी वाले मेथड को यूज करना है, मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन, और इसके थ्रू आप किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट केमिकल इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैचिंग करना है। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है तो आप इसको यूं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैचिंग क्या करना है, देखिए क्वेश्चन है, अ मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एक ऐसा मेटल जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा मेटल बनाता है, तो आपको पता होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड दो ही तो ऐसा मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम और जिंक। ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक यही दो ऐसा मेटल है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड है जो कि दोनों ही तरह एक्ट करता है, यानी वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। तो दीज ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑल द मेटल्स दैट मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसका मैचिंग कहाँ करेंगे, एल यानी एल्यूमिनियम में, यानी कि पहला का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर, क्योंकि दो जगह पे, यानी ये ऑप्शंस अगर एलिमिनेट करें तो ए कैंसिल, सी कैंसिल, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर ए है इसमें इसका आंसर होने वाला है कॉलम नंबर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कॉलम नंबर 2 में जो एल है एल्यूमिनियम, तो इसमें तो दूसरे नंबर में टिक किया हुआ है, इसमें 4 नंबर में, तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब बच गया ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब आगे पढ़ते हैं, अ मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम, एक ऐसा मेटल जो हथेली पे रखते ही वो पिघलना शुरू हो जाता है, तो वो कौन सा मेटल है,
वो मेटल है गैलियम, यानी कि इसका मैचिंग करना पड़ेगा जी, यहाँ पहला बी का हो जाएगा 1, बी का फर्स्ट, Ga मीन्स गैलियम, ठीक है। तो बी का हो जाएगा 1, बी का 1 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वैसे आगे बाकी को भी डिस्कस कर लेते हैं। अ मेटल दैट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, एक ऐसा मेटल जो रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से। कौन सा मेटल? देखिए कोई भी मेटल है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ठीक है। यानी दो ही ऐसा मेटल है Mg और Mn जो कि रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से, ठीक है, और फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन का, ठीक है। लास्ट है मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, एक ऐसा मेटल जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता है, ठीक है। क्या बनाएगा ये मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा जो लास्ट में बच गया, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? Au, Au मतलब कि गोल्ड, ठीक है। Au इसका लैटिन नेम है ऑरम, जिसकी वजह से गोल्ड का सिंबल है Au। तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो गोल्ड है ना वो सबसे नीचे आता है। अगर आपको मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज पता हो तो ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, उसके नीचे Hg, फिर Ag और Au। इस तरह से देखिए गोल्ड यहाँ पे सबसे नीचे है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, मतलब गोल्ड इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें देखो डायग्राम दिख रहा है। अब यहाँ लिख रहा है बल्ब डज नॉट ग्लो, ठीक है। बल्ब किसमें ग्लो नहीं करेगा? तो ग्लो कब नहीं करेगा? जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन रखेंगे वो हो जाएगा एक, मतलब कि एसिड नहीं होगा, ठीक है। अगर एसिड नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी C2H5OH, C2H5OH जिसका नाम है इथेनॉल, यानी कि अल्कोहल है, ETHANOL, इथेनॉल। इथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी इसको भी कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो सीखना है ना हमको। Which among the following is considered as the strongest electrolyte? इनमें से कौन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट एसिड होगा, डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन होगा। देखो शुगर सॉल्यूशन तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा नहीं, ठीक है। ग्लूकोज सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इथेनॉल इन वाटर, अभी भी बताएं, इथेनॉल अल्कोहल है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका एसिड, ठीक है। एसिड इसके वजह से, क्योंकि एसिड होता है ना उसमें H प्लस मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट भी करता है। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये किस पे बेस्ड है? अच्छा ये भी आप अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है एन एक्वा सॉल्यूशन ए टर्न्स द फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन पिंक। एक एक्वा सॉल्यूशन ए का जो फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन को पिंक में चेंज कर देता है। अब देखो फेनोल्फथालीन का आपको पता होगा, फेनोल्फथालीन THENOL, फेनोल्फथालीन का जो जो नेचुरल कलर है वो होता है कलरलेस, ठीक है, वो होता है कलरलेस। अब कलरलेस जो है फेनोल्फथालीन वो पिंक कब हो जाएगा? पिंक तब होता है फेनोल्फथालीन जब इसमें बेस के साथ रिएक्शन होगा, यानी इसके अंदर जैसे ही बेस के साथ रिएक्शन होगा, यानी जैसे ही कुछ बेस इसमें डिसॉल्व करेंगे तो इसका कलर हो जाएगा पिंक, ठीक है। और अगर फेनोल्फथालीन जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कलरलेस इंडिकेटर है, ठीक है, कलरलेस इंडिकेटर है, अगर इसमें एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मीन्स नो चेंज इन कलर, ठीक है, नो चेंज इन कलर। तो अब जरा इसको पढ़िए, एन एक्वा सॉल्यूशन ए टर्न्स फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन पिंक। देखिए पिंक किस में हो रहा है? बेस में। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन बी टू ए, ठीक है। अब कोई एक्वा सॉल्यूशन बी है, अगर उसको हम रख देते हैं उसके अंदर, तो पिंक कलर फिर डिसअपियर हो जाता है, वापस से वो हो जाता है कलरलेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सॉल्यूशन ए एंड बी? अब ए और बी क्या है? ए स्ट्रॉन्ग बेस है, बी वीक बेस है। देखिए ए तो बेस होगा लेकिन बी जो है ना वो बेस नहीं होगा, बी जो होगा वो एसिड होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम बेस में
एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें तो हो जाता है ये न्यूट्रलाइज, ठीक है, और ये एक तरह से बन जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो पहले तो उसमें बेस मिला है जिसकी वजह से वो पिंक कलर में चेंज हो गया, लेकिन अब जैसे ही उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर जैसे ही अब कोई एसिड ऐड कर देंगे तो वापस से वो पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। यानी पहला जो होगा, यानी ए हो जाएगा बेस, और जो बाद में जो उसमें सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं बी, वो हो जाएगा एसिड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे? अब ऑप्शन को भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ए हैज पीएच ग्रेटर देन 7, आपको पता होगा पीएच स्केल पे जिस भी सॉल्यूशन का पीएच ग्रेटर देन 7 होता है वो होता है बेस, ग्रेटर देन 7 तो वो कहलाएगा बेस। जबकि कोई सा भी सॉल्यूशन जिसका पीएच लेस देन 7 होता है वो होता है एसिड, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। तो चलो अब ये क्वेश्चन समझ में तो आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, व्हेन 50 ग्राम ऑफ लेड पाउडर इज एडेड टू 300 ml ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आफ्टर अ फ्यू आवर द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखो इस सब को ध्यान नहीं देना, 50 ग्राम 300 ml, ठीक है। आपको सिंपली बस ये देखना है कि यहाँ पे लेड पाउडर है, उसको ऐड किया जाता है 300 ml ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है। यानी लेड का पाउडर, लेड का नहीं यानी हो जाएगा पीबी, और इसको जैसे ही ऐड करते हैं ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 के अंदर, तो ये किस तरह का रिएक्शन बन गया? ये बन जाएगा PbSO4, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, और प्लस बन जाएगा ये Cu। तो क्या कह रहा है, दिस एग्जांपल ऑफ, इसका एग्जांपल है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 1 मिनट 6 नंबर, ठीक है। अब यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। अब एक्स का लिखा हुआ है 2 8, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी देखो इसका जो आउटर सेल है वो पहले से ही फिल है। 1 मिनट आगे भी है, 2 8 7 है, 2 8 7 सॉरी 2 8 है 7, ठीक है। तो इसका जो आउटर सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसका वजह से इसमें एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, ठीक है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाती है तो स्टेबल हो जाएगा। वाई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8 2, यानी इसका आउटर सेल फिल्ड है। कैसे फिल्ड है, मतलब कि फिल्ड नहीं है, मतलब कि इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ठीक है। और जेड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8, यानी देखो इसका आउटर सेल पहले से ही भरा हुआ है, ठीक है। यानी ये तो इनर्ट गैस है, आपको पता होगा किसी भी इनर्ट गैस का जो आउटर सेल होता है वो पहले से ही पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड होता है आउटर सेल। यानी 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही हो जाएगा तो आउटर सेल हो जाएगा फिल्ड, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन में, ऑप्शन के थ्रू अगर इसको देखें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। कैसे? एक्स एक नॉन मेटल है, क्यों नॉन मेटल क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि नॉन मेटल का टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को वो लेगा, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का इसके पास डेफिशिएंसी है, यानी वो होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है। जबकि मेटल जो होता है वो होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कर देगा, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और आउटर सेल इसका फिर कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। जिसकी वजह से वाई क्या है, वाई है एक मेटल और एक्स है नॉन मेटल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, कौन इनमें से एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है? आपको पता होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट क्या होता है, हीट होता है एब्जॉर्ब, ठीक है, हीट होता है एब्जॉर्ब, AbSO हीट होता है एब्जॉर्ब। दूसरा वही एक और रिएक्शन होता है इसी का ठीक अपोजिट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट, एक्सोथर्मिक है ना, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो हीट उसमें क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है, रिलीज होगा, ReLease, ठीक है। ये होता है एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा होगा। और एब्जॉर्ब किसमें होगा, यानी एब्जॉर्ब का मतलब कि हीट उसमें देना पड़ता है, ठीक है, हीट उसमें देना पड़ता है, वो हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, तो वो हो जाता है एंडोथर्मिक, ठीक है। तो अब यहाँ देखो बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर कैंडल को बर्न करेंगे तो हीट क्या होगा, हीट रिलीज होगा, ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, फूड को अगर पकाते हैं तो क्या करना पड़ता है, खाना पकाने के लिए उसमें हीट देना पड़ता है,
ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। बाकी को पढ़ो, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर जब डिकम्पोज करता है तो उसमें भी हीट क्या होता है, रिलीज होता है, यानी डिकम्पोजिशन में वेजिटेबल मैटर, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर डिकम्पोज होगा तो उसमें हीट क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। आगे है रिएक्शन ऑफ सोडियम विद एयर। सोडियम का रिएक्शन अगर एयर के साथ करवाएंगे, आपको पता है सोडियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, एयर के साथ अगर रिएक्ट करेगा, एयर का मतलब कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा तो ये बर्निंग स्टार्ट होता है, मतलब कि इसमें भी एक तरह से एग्जांपल हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 7 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 8। तो ये देखो, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगर इसको भी आपने एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर पाएंगे। ड्यूरिंग सेलुलर ऑक्सीडेशन, मतलब सेल्स के अंदर जब ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तो एटीपी का प्रोडक्शन होता है, पता होगा एटीपी के बारे में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन। इसके अलावा बाकी प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। Which of the following event is associated with production of maximum ATP? सबसे ज्यादा एटीपी कहाँ पे फॉर्मेशन होगा जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? सिंथेसिस ऑफ, तो क्या सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, ठीक है। इथेनॉल इन यीस्ट, इसमें तो नहीं होता, इसमें पता होगा यीस्ट के अंदर जब इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है तो उसमें बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड इन मसल, यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो पता होगा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन मसल में कैसे होता है, ठीक है। एक मिनट, लैक्टिक एसिड, क्वेश्चन चेंज हो गया ये। देखो यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है मसल्स के अंदर, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन मसल्स में तब होता है जब, जैसे मान लो कोई हैवी वर्कआउट कर रहे हैं ना, उस टाइम पे क्या होता है ना, मसल्स में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के डेफिशिएंसी के टाइम पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड इन यीस्ट सेल, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन सही है क्या, ये भी नहीं होगा, यीस्ट सेल के अंदर यहाँ भी यीस्ट ऐसे नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल, हाँ ये सही है, ठीक है। तो जब ह्यूमन सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और जिसके वजह से मैक्सिमम एटीपी का, मैनी मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी क्या है, एटीपी एनर्जी का ही एक फॉर्म है, मतलब एनर्जी जो स्टोर होता है ना बड़ी सेल्स के अंदर, वो एटीपी के ही फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो चलो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। During which of the following stages of circulation of blood in a normal human being the oxygenated blood is pumped to all parts of the body? Oxygenated blood pump होता है बॉडी के सभी पार्ट्स में। तो इसको भी मैंने अपने पिछले वाले सेशंस में डिस्कस किया है, और वैसे ये ह्यूमन हार्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो आपको पता होगा ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में बटा हुआ होगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है बॉडी के सारे पार्ट्स में, वो कहाँ से होता है, देखो ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर में बटा हुआ है। अगर मान लो इस तरह से ह्यूमन का हार्ट है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऐसा होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, मतलब सिकुड़ेगा, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही सिकुड़ेगा तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ये फिर ये पहुंच जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग adaptations in herbivores helps in digestion of cellulose? ओके, तो ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है। देखो हर्बीवोर्स में क्या होता है, हर्बीवोर्स आपको पता होगा कि हर्बीवोर्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड होते हैं, जो हर्ब्स खाते हैं। तो उनमें जब डाइजेशन होता है सेलुलोज का, तो उनका जो क्या कह रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन एनिमल्स में क्या होता है, उसका जो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, उनका लंबाई बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ लार्ज होगा इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स, ठीक है, क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से कंप्लीट डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है फूड का, ठीक है। और यही रीजन है कि हर्बीवोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उनका लेंथ होता है ज्यादा, यानी लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी।
ओके, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देयर वाज अ सेरिबेलर, ठीक है, यहाँ पे देखो इस वर्ड को आपको ध्यान से देखना है, सेरिबेलर, ठीक है, क्या लिखा है, सेरिबेलर डिसफंक्शनिंग इन अ पेशेंट, मतलब सेरिब्रम जो है ना, सेरिब्रम किसी पेशेंट का, ठीक है, सेरिब्रम बोल रहा है ना, सेरिबेलर यानी सेरिब्रम, सॉरी सेरिब्रम, तो सेरिब्रम अगर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, CEREBELLUM, ठीक है, सेरिबेलम अगर सही से फंक्शन नहीं करे, तो which of the following activities will get disturbed in the patient as a result of this, तो उस पेशेंट में किस एक्टिविटी का डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा, फॉलोइंग एक्टिविटी विल बी डिस्टर्ब, कौन सा एक्टिविटी उसके अंदर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपको पता है ह्यूमन हार्ट का मेनली 3 पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट तो होता है सेरिब्रम, उसके नीचे होता है सेरिबेलम और उसके नीचे होता है मेडुला, ठीक है, तो सेरिबेलम आपके बारे में पता होगा, सेरिबेलम इन एक्शंस को कंट्रोल करता है, पहला तो वॉलेंटरी जो मूवमेंट्स हैं, वॉलेंटरी वॉलेंटरी मूवमेंट्स को, ठीक है, और दूसरा सेरिबेलम का एक और मेन फंक्शन है पोस्चर को मेंटेन करना, मेंटेन पोस्चर, ठीक है, तो पोस्चर को मेंटेन करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, पोस्चर एंड बैलेंस, ठीक है, समझ में आया ना, ये भी बायो का ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब 12 की तरफ चलते हैं, द स्नेल्स इंडिविजुअल्स कैन बिगिन लाइफ एज अ मेल, ठीक है, अब कोई स्नेल है, ठीक है, ये क्या हो रहा है बार बार, स्मेल इंडिविजुअल्स कैन बिगिन लाइफ एज अ मेल, ठीक है, as a male, and depending on environmental condition they can become female as they grow, this is because अब कोई स्नेल है, ठीक है, वो अपने स्टार्टिंग फेज में तो होता है मेल, लेकिन जैसे ही वो डेवलप होता है, ठीक है, तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसका जो ठीक है ना ग्रोथ क्या हो जाता है, वो फिर बाद में ना फीमेल में चेंज हो जाता है, मतलब कि उसमें जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है उसका सेक्स, ठीक है, किसमें, स्नेल के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज से पूछा है, दिस इज बिकॉज, तो दिस इज बिकॉज सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल्स, ठीक है, मतलब जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है, मतलब वो स्टार्टिंग फेज में होगा तो मेल और फिर बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फीमेल में, ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, द फॉलोइंग केसेस, इन द फॉलोइंग केसेस रे इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, देखो कॉनकेव मिरर कैसा बनता है, ऐसा, ठीक है, अब ये हो गया कॉनकेव मिरर, अब इसमें यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इसका पोल, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इसका फोकस, अब क्या कह रहा है, इन इन विच केस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो कब होगा, मतलब जब वो ऐसे करके यहाँ से, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं हो रहा है सीधा, ऐसे करके जब लाइन ऐसे आएगा ना ये, ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसा नहीं समझना कि ये, ठीक है, इसको मैं सही से ड्रॉ कर ही देता हूँ, देखो अगर मान लो ये ऐसे करके आए ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जो कि एक तरह से नॉर्मली एक्ट होता है, ठीक है, नॉर्मली फॉल करता है कण के मिरर के सरफेस पे और ये वापस इसी पाथ से लौट जाएगा, तो इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है जीरो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली, रे पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से और फिर क्या होगा, इंसिडेंट ऑब्लिकली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो ऐसे ऑब्लिकली ही होना चाहिए, अब ऐसे नहीं कि ऐसे करके आ रहा है ना, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने का मतलब है कि इस तरह से ऑब्लिकली आए, मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा और वापस से सेम पाथ पे वो बाउंस हो जाएगा, ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर आगे आ गए हैं 14 पे, ठीक है, 14, अब देखो ये प्रिज्म है, इसमें व्हाइट लाइट जैसे ही इंसिडेंट होगा इस पे, तो ये स्कैटरिंग इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, ये व्हाइट लाइट ऐसे स्कैटर हो जाएगा, तो इसमें पता होगा विबजियोर के बारे में आपको, नीचे से ऊपर लिखते हैं वी आई वी, यहाँ हो जाएगा आई बी जी वाई ओ आर, इस सीक्वेंस में लिखते हैं विबजियोर, ठीक है, विबगियोर, VIBGYOR, तो सबसे नीचे होता है वायलेट, सबसे ऊपर होता है रेड, और ऐसा क्यों होता है पता है आपको, रेड का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज्यादा होता है, जिसके वजह से ये कम स्कैटर होता है, जिसके वजह से सबसे ऊपर है ये, और वायलेट जो है वो मोर स्कैटर होता है, इसका वेवलेंथ भी क्या होता है, स्मॉल होता है, जिसके वजह से ये सबसे नीचे आएगा, तो ऑप्शन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन
और द कलर ऑफ रेज फॉर ए एंड बी। अब ए और बी कौन सा कलर हो सकता है? तो ऑप्शन से देखो, कलर ऑफ रे, ए सबसे ऊपर है मतलब कि रेड, और बी क्या होगा? वायलेट। ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ए होगा रेड कलर का और बी हो जाएगा वायलेट कलर का। ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 15, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो इसको ध्यान से पढ़ना आपको, कई बार क्या होता है ना, फ्लो में ऐसे इनकरेक्ट को सही से नहीं पढ़ पाते हैं स्टूडेंट्स, और करेक्ट वाला स्टेटमेंट चूज कर देते हैं। यहाँ पे चूज करना है आपको इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट। द एनर्जी अवेलेबल इन द प्रोड्यूसर्स इज मैक्सिमम बिकॉज। अब कह रहा है कि प्रोड्यूसर्स, यानी प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है जो प्लांट्स हैं, उनमें एनर्जी अवेलेबल मतलब एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी क्यों अवेलेबल होता है, ऐसा बताना है। क्यों होता है अवेलेबल मैक्सिमम एनर्जी? तो इसका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये यूज करता है 10% ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी यानी सनलाइट के 10% को यूज करता है और ट्रांसफर कर देता है रेस्ट टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ऐसा गलत है। ठीक है, ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारा सही है। कैसे? ये ट्रांसफर करता है 10% ऑफ लाइट एनर्जी टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ये 10% लाइट एनर्जी का 10% ट्रांसफर करता है। ठीक है, और इट इज द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल विच अब्सॉर्ब्स 1% लाइट एनर्जी डायरेक्टली। ठीक है, ये सही है। एक ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जो होता है ना, ये अब्सॉर्ब करता है सन की एनर्जी का मात्र कितना परसेंट? मात्र 1%। यानी सोलर एनर्जी का मात्र 1% अब्सॉर्ब करता है प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स। ठीक है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये वाला ऑप्शन गलत है, जिसका वजह से इसमें इनकरेक्ट वाला चूज करना है, और 15 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। डिकम्पोजर्स का रोल नहीं है हमारे इकोसिस्टम में। तो कौन सा रोल नहीं है डिकम्पोजर्स का? डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी नंबर। ठीक है, ये बी नंबर, इसका कोई रोल नहीं है इसमें डिकम्पोजर्स का। इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोस्फेयर, नहीं ऐसा नहीं है। डिकम्पोजर्स एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन को इंक्रीज नहीं करते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर्स तो ऑक्सीजन को यूज ही कर लेता है, वो ऑक्सीजन को इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है, उसका इंक्रीजमेंट नहीं करता हमारे एटमोस्फेयर में। ठीक है, अब बाकी तो सही है। यहाँ पे भी नॉट वाला ही पूछ रहा है, नॉट अ रोल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी नंबर, ये रोल नहीं है डिकम्पोजर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा आप देखो यहाँ से 17, 18, 19, 20 चार क्वेश्चन जो लास्ट का होगा आपके एमसीक्यूज में, वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझ करके फिर आंसर देना है आपको। ठीक है, इस तरह से चार ऑप्शन दिए रहेंगे, ए बी सी डी। ठीक है, असर्शन और फिर उसका रीजन। देखो पहला क्वेश्चन है 17, ऑन एडिंग डाइल्यूटेड HCl टू अ टेस्ट ट्यूब containing a substance X, a colorless gas is produced which gives a pop sound। देखो इस पॉप साउंड को देखते ही आप समझ जाएंगे पॉप साउंड के साथ कौन सा गैस बर्न होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न होगा, वरना बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रिंग नियर इट। मतलब कि HCl और प्लस X कोई यहाँ पे कलर, उसमें कोई X सब्सटेंस है। ठीक है, HCl है और X कोई उसमें एक मेटल होगा, तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, तो सही से लिख देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, इसके अलावा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस तो बनता ही है, इसके अलावा कोई भी मेटल होगा, मेटल का क्लोराइड बनेगा। मेटल के क्लोराइड का भी फॉर्मेशन होता है उसमें। ये तो सही है, एसर्शन सही है। ठीक है, रीजन को पढ़ो। इन दिस रिएक्शन मेटल एक्स इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। और इस रिएक्शन में मेटल जो है एक्स, वो डिस्प्लेस हो जाएगा क्या हाइड्रोजन से? मेटल एक्स डिस्प्लेस हो रहा है क्या हाइड्रोजन से? तो इसका आंसर कहेंगे जी नहीं, रीजन तो फॉल्स है। कैसे? अगर मान लो HCl और प्लस Zn जिंक ले लें तो क्या बनेगा? ZnCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनेगा ऐसा। तो इसमें क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि डिस्प्लेस बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से डिस्प्लेस हो गया क्या? हाइड्रोजन से तो डिस्प्लेस नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन नीचे है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में, और जिंक ऊपर में आता है। तो रीजन गलत है, असर्शन सही है, जिसके वजह से 17 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, इसका हो जाएगा सी नंबर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, सेम असर्शन रीजन क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल, एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है, एंड इन अ जर्म सेल, और जर्म सेल को ही का ही दूसरा नाम है
अगर आपको पता हो तो बता दें। जर्म सेल का ही दूसरा नाम होता है, क्या होता है बताओ? जर्म सेल का ही दूसरा नाम होता है गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स का मतलब सेक्स सेल्स, जैसे कि एग सेल, एग का सेल हो, ठीक है, या फिर वो स्पर्म का सेल हो, ठीक है, तो इनको कहा जाता है जर्म सेल। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल एंड इन अ जर्म सेल इज नॉट द सेम इन एनी स्पीसीज। कह रहा है कि सेम नहीं होता है, तो सही है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, असर्शन तो सही है। अब आगे है व्हेन टू जर्म सेल कंबाइन दे रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ स्पीसीज। बिल्कुल सही है। जब दो जर्म सेल, मतलब कि एक एग सेल और एक स्पर्म सेल, जब दोनों ऐसे करके फ्यूज करेगा, ठीक है, तो उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें होंगे जितने की नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं किसी भी सेल के अंदर। ठीक है, कितना सेल, मतलब कि 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 46, यानी कि 46 क्रोमोसोम। ठीक है, और पेयर्स में 23 पेयर। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। तो मतलब कि इसका रीजन भी बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। तो इसके वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है? ऑप्शन नंबर बी कहता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन आर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि ये इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इसका कोई ये इंडिपेंडेंट है असर्शन से, मतलब इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, रीजन का असर्शन से कोई रिलेशन नहीं है। बाकी दोनों ही इंडिविजुअली आपस में, इंडिविजुअली दोनों क्या है, सही है। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होगा 20 नंबर। ठीक है, असर्शन, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनता है? ऐसा। ठीक है, ये ऐसा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसमें क्या है, तो इसमें ऑब्जेक्ट को रखते हैं इस तरफ रखते हैं कहीं भी ऑब्जेक्ट को। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इस तरफ होता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ऐसे अंदर की तरफ, और यहाँ पे होता है इसका फोकस। तो क्वेश्चन है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ इमेज बिहाइंड इट। बिल्कुल सही है, बिहाइंड ही बनता है, एंड इमेज इज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, और जो इमेज इसमें बनता है वो वर्चुअल बनता है। सही है क्या? तो जी, बिल्कुल सही है, असर्शन इसका बिल्कुल ही सही है। कैसे बनता है? इसमें ऐसे एक रे पैरेलल जाएगा, ठीक है, इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, और इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसे करके ये फोकस से जाता हुआ दिखेगा। और फिर वहीं एक लाइट रे किस तरह से जाता है? ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे इमेज बन जाता है ऐसे करके इसका, ऐसे जाएगा, बैकवर्ड पे ऐसे पास हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है और वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल इमेज का आपको पता होगा, जो भी वर्चुअल इमेज होता है ना, उसका सबसे बड़ा एक प्रॉपर्टी है वर्चुअल इमेज का, वो हमेशा ही इरेक्ट होता है, यानी सीधा इमेज बनेगा। ठीक है, ये सही है। रीजन देखो, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है क्या? तो जी बिल्कुल सही है, कॉन्वेक्स मिरर जो होगा उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कैसे? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, देखो मान लो यहाँ पे इसका पोल है, ये मिरर का पोल है, ऐसे करके लाइट रे जा रहा है इधर, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट अगर जा रहा है, जो भी डिस्टेंस मेजर करना होगा यहाँ से पोल से ही मेजर करते हैं, यहाँ से इधर पोल जो होता है ना, इधर मेजर, तो इधर लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव में ही हो जाएगा। तो फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, अब फिर यहाँ पे सेम चीज हो गया, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एसर्शन और रीजन बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी रीजन का एसर्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी नंबर में। तो मतलब बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, दैट मीन्स ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इफ द लायंस आर रिमूव्ड फ्रॉम अ फूड चेन, अगर मान लो फूड चेन में लायंस को हटा दें, इट विल नॉट अफेक्ट द फूड चेन, फूड चेन को अफेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल ही गलत है। फिर आगे कह रहा है हाउ एवर इफ द प्लांट आर रिमूव्ड फ्रॉम अ फूड चेन इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। तो आपको पता होगा अगर किसी भी एक इकोसिस्टम से हम किसी भी एनिमल को, यानी किसी भी ट्रॉपिक लेवल को हम रिमूव कर देना, मान लो प्रोड्यूसर्स को या फिर ऐसे उसका हर्बीवोर्स को, फिर उसके बाद कार्निवोर्स को, तो किसी को भी अगर रिमूव कर दें तो वो फूड चेन को क्या करेगा? अफेक्ट करता है। तो इसमें तो कह रहा है कि नहीं करता है, विल नॉट अफेक्ट।
ये असर्शन इसका बिल्कुल ही गलत है, ठीक है? अब आगे है प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स हु कैन मेक फूड यूजिंग सनलाइट व्हाइल लायंस आर कंज्यूमर, ये तो सही है। और वैसे भी अगर असर्शन इसका गलत है ना, ठीक है? तो एक ही ऑप्शन इसका बचता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? पीछे में देखो ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, क्योंकि ए फॉल्स बस एक में ही दिया हुआ, ऑप्शन नंबर इसका डी में, ठीक है? तो जिसके वजह से ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मतलब असर्शन तो फॉल्स है, लेकिन रीजन इसका सही है। प्लांट एक प्रोड्यूसर होता है, जबकि जो लायन है वो एक कंज्यूमर है। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा इस चीज़ को। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा, और एनसीईआरटी बुक को आप बार-बार पढ़िए, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने मेरे चैनल को आपने फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें, ठीक है? और टेलीग्राम पे भी एक चैनल है इसी के नाम से, सृजन फाउंडेशन एकेडमी के ही नाम से, उसको फॉलो करें। चलिए, धन्यवाद आपका।